वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे सुल्तान की कहानी में उतरेंगे जो अपने वक्त का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान इंसान था, लेकिन इतिहास ने उसे पागल बादशाह का नाम दे दिया। एक ऐसा शासक जिसके इरादे तो बड़े नेक लगते थे, पर उसके हर फैसले का नतीजा बस तबाही और बर्बादी लेकर आया। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एक विजनरी था या सच में एक मैडमैन? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक ही इंसान अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी भी हो और सबसे ज्यादा जालिम भी? बस इन्हीं दो सिरों के बीच मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी शख्सियत घूमती है, और शायद यही वजह है कि वो इतिहास का सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किरदार बन गया। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले उसके ज्ञान और विरासत को जानेंगे, फिर उसके उन मशहूर या कहें बदनाम प्रयोगों की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे उसकी नाकामियों से विद्रोह की आग भड़की। उसके अजीबोगरीब चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे, एक विदेशी यात्री की आंखों से उसका दौर देखेंगे, और आखिर में उसकी विरासत से इतिहास का एक बड़ा सबक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, ज्ञान और विरासत का सिंहासन। कहानी शुरू होती है साल 1325 से, जब मोहम्मद बिन तुगलक को तख्त पर एक ऐसा साम्राज्य मिला जो दौलत और ताकत से लबालब भरा हुआ था। देखिए, कई सुल्तानों की तरह तुगलक को कोई खाली खजाना नहीं मिला था। उसे अपने पिता से एक बहुत बड़ा और आर्थिक रूप से मजबूत साम्राज्य विरासत में मिला था। कहते हैं कि तुगलकाबाद के किले में इतना सोना चांदी था कि उसे पिघलाकर कुओं में भरवाना पड़ा था। मतलब उसके पास दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। इतिहासकार उसे विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो इतना नर्म दिल था कि अपनी ही सेना के किसी जुल्म के लिए एक आम इंसान की तरह अदालत में पेश हुआ और सजा भी भुगती, और वहीं दूसरी तरफ वही सुल्तान किसानों पर जुल्म की सारी हदें पार कर देता था। वो सच में एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग पहलू जैसा था। उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। वो अरबी फारसी भाषाओं का तो माहिर था ही, साथ में फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन का भी गहरा ज्ञान रखता था। और सबसे खास बात ये थी कि उसे पता था कि दुनिया के दूसरे कोनों में क्या चल रहा है, जिसका असर उसकी नीतियों पर साफ दिखता था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के लिए एकदम रिवॉल्यूशनरी था। उसने कहा कि ऊंचे पद जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत से मिलेंगे। सोचिए, उसने माली, नाई और रसोइयों तक को बड़े बड़े ओहदे दे दिए। लेकिन उसके इस एक कदम ने तुर्की और मुस्लिम अमीरों यानी उलेमाओं को उसका कट्टर दुश्मन बना दिया। उन्हें लगा कि सुल्तान उनकी ताकत छीन रहा है, और सच कहें तो वो गलत भी नहीं थे। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसके लिए तुगलक का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सल्तनत के वो महान प्रयोग। योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनके नतीजे बेहद विनाशकारी साबित हुए। उसका पहला और सबसे ज्यादा बदनाम प्रयोग था राजधानी बदलना। साल 1327 में उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पूरे साम्राज्य में भूचाल ला दिया। दिल्ली अब राजधानी नहीं रहेगी। पर आखिर क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजह थीं। पहली, देवगिरी, जिसे उसने नया नाम दिया दौलताबाद, साम्राज्य के ठीक बीच में था। वहां से दक्षिण भारत पर काबू रखना आसान था। दूसरी वजह, दिल्ली पर मंगोल हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। और एक तीसरी वजह भी कही जाती है कि वो दिल्ली की उस जनता को सजा देना चाहता था जो उसे चिट्ठियां लिखकर उसका मजाक उड़ाती थी। इस योजना को लागू करने का तरीका बेहद बेरहम था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, शहर की इमारतों, उसके महलों या बस्तियों में एक कुत्ता या बिल्ली तक नहीं छोड़ा गया था। जरा कल्पना कीजिए, पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, सबको 1200 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। और इसका नतीजा? ये प्रयोग एक एब्सोल्यूट डिजास्टर साबित हुआ। रास्ते में सारे इंतजाम फेल हो गए, प्लेग जैसी महामारी फैल गई, और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिरकार 1335 में उसे अपनी गलती माननी पड़ी और शर्मिंदा होकर राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। एक शानदार योजना एक शर्मनाक नाकामी में बदल गई। राजधानी बदलने की नाकामी से तुगलक रुका नहीं। ठीक उसके बाद उसने अपना दूसरा बड़ा प्रयोग किया, सांकेतिक मुद्रा, जिसे हम आज टोकन करेंसी कहते हैं।
ये आइडिया आज के हिसाब से देखें तो बहुत सामान्य है, पर उस जमाने में ये रेवोल्यूशनरी था। पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो तुगलक ने चीन से प्रेरणा लेकर कांस्य और तांबे के सिक्के चलवाए और ऐलान कर दिया कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। ये एक तरह से आज की फिएट करेंसी का ही एक बहुत पुराना रूप। लेकिन ये योजना भी बुरी तरह से पिट गई। सुल्तान एक बहुत ही मामूली सी बात भूल गया कि कांस्य और तांबा तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बस फिर क्या था, लोगों ने अपने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, हर हिंदू का घर एक टकसाल बन गया था। पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। सुल्तान को हार कर अपनी ये योजना भी वापस लेनी पड़ी। तुगलक की बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ प्रशासन और अर्थव्यवस्था तक ही नहीं थीं। उसने 2 बड़े सैन्य अभियानों की भी प्लानिंग की, जो उसकी अगली बड़ी गलतियां साबित हुईं। एक तरफ था खुरासान अभियान। मध्य एशिया को जीतने के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई और सबको 1 साल की एडवांस सैलरी भी दे दी। लेकिन इससे पहले कि हमला होता, वहां के राजनीतिक हालात ही बदल गए और प्लान कैंसिल करना पड़ा। नतीजा, खजाना खाली। दूसरी तरफ कराचिल अभियान। कुमाऊं की पहाड़ियों को फतह करने के लिए 1.5 लाख सैनिक भेजे गए, लेकिन वो सब हिमालय की बर्फ और खराब मौसम में फंस गए। कहते हैं कि उनमें से मुट्ठी भर ही जिंदा वापस लौट पाए। और अब आते हैं उसके 5वें और शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रयोग पर, दोआब के इलाके में टैक्स को बढ़ाना। कागज पर योजना बहुत सीधी थी। गंगा यमुना का इलाका बहुत उपजाऊ है, तो वहां टैक्स बढ़ा दो। लेकिन तुगलक ने यहां 2 बहुत बड़ी गलतियां कर दी। पहली, टाइमिंग। उसने टैक्स तब बढ़ाया जब वो पूरा इलाका भयानक अकाल की चपेट में था। और दूसरी, तरीका। टैक्स वसूलने के लिए सेना को भेजा गया, जिसने इतनी क्रूरता दिखाई कि किसानों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ दी और डाकू बन गए। तो जब एक के बाद एक योजनाएं ऐसे सेल होंगी, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, विद्रोह। सुल्तान का रुतबा कमजोर पड़ने लगा और उसका विशाल साम्राज्य अब बिखरना शुरू हो गया था। जैसे ही तुगलक की पकड़ ढीली हुई, साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। 1336 में दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी। उसी साल मेवाड़ के राणा हम्मीर देव ने उसे एक युद्ध में हराकर बंदी तक बना लिया। और 1347 आते आते दक्कन में बहमनी सल्तनत ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। एक एक करके साम्राज्य के टुकड़े हो रहे थे। जरा इस नंबर को देखिए, 22। अपने शासन के आखिरी 16 सालों में मोहम्मद बिन तुगलक को कुल 22 विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सोचिए, उसकी बाकी की जिंदगी बस एक कोने से दूसरे कोने तक इन बगावतों को कुचलने की कोशिश में ही निकल गई। तो इन सब नाकामियों के बीच चलिए एक बार फिर लौटते हैं उस इंसान पर, उसके विरोधाभासी चरित्र पर। आखिर वो एक ही वक्त में एक संत और एक पापी, एक विद्वान और एक अत्याचारी, ये सब कैसे हो सकता था? उसके काम ही इस पहेली को और उलझा देते हैं। एक तरफ वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल हुआ और अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी गया। उसने गायों के लिए गौशालाएं तक बनवाईं। वहीं दूसरी तरफ दुआब और राजधानी बदलने के दौरान उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। और फिर अपनी बौद्धिक विनम्रता दिखाते हुए उसने सिक्कों पर सुल्तान की तारीफें यानी कलमा लिखवाना भी बंद करवा दिया। ये सब एक ही आदमी के काम थे। तो सवाल ये उठता है कि हमें तुगलक के बारे में ये सारी बातें इतनी विस्तार से पता कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक विदेशी यात्री को, जो उस दौर में भारत में ही मौजूद था। मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता साल 1333 में भारत आया था। तुगलक उसके ज्ञान से इतना खुश हुआ कि 1334 में उसे दिल्ली का मुख्य काजी यानी चीफ जज बना दिया। वो कई साल तुगलक के दरबार में एक अहम पद पर रहा और बाद में 1342 में सुल्तान ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपनी यात्रा के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल रेहला यानी सफ़रनामा। ये किताब उस उथल-पुथल भरे दौर का एक अमूल्य और आई विटनेस अकाउंट है। इसी से हमें उस समय के समाज और खुद सुल्तान के व्यक्तित्व की इतनी गहरी जानकारी मिलती है। हर कहानी का एक अंत होता है और मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी का अंत भी उतना ही उथल-पुथल भरा था जितना उसका पूरा शासनकाल। साल 1351, जगह थी सिंध।
तगी नाम के एक बागी का पीछा करते करते थट्टा शहर के पास मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बीमार पड़ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। विडंबना देखिए, जिस सुल्तान ने एक दिन पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, उसने अपने ही साम्राज्य में एक छोटे से विद्रोही का पीछा करते हुए दम तोड़ दिया। उसकी मौत पर बाद के एक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने कुछ ऐसा लिखा जो शायद तुगलक के पूरे राज का सबसे सटीक सार है। उन्होंने लिखा, और इस तरह सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने सुल्तान से। ये एक बहुत ही दुखद अंत था, जो एक शासक और उसकी प्रजा के बीच टूटे हुए रिश्ते की पूरी कहानी कह देता है। तो हम अपनी कहानी के आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। क्या मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ एक बदनसीब शासक था जिसकी किस्मत ही खराब थी, या फिर वो एक ऐसा दूरदर्शी था जिसकी सोच अपने समय से सदियों आगे की थी और जिसे न तो उसकी प्रजा समझ पाई और न ही उसके अधिकारी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तुगलक एक पागल था या एक विजनरी? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों में मजा आता है तो हमारे चैनल VDJ एजुकेशन एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप आगे किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।